अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हमसान नावल की एपिसोड नंबर 30, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमजान बेटा, तुमसे कुछ देर सब्र नहीं हो सकता था क्या, जो तुम जानिया को खानवेला से इतनी सुबह ही ले आए हो। इतना बेसब्रा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो लाउंज में बैठी थी जब दरवाजे के वस्त में अंदर आते हुए वो इन्हें दिखाई दिया था, जिस पर जब वो दोनों इनके पास आए तो उन्होंने जानिया को एक नज़र देखने के बाद खुफकी से इसे लताड़ा था। मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें, और ये तुम्हारे हाथ पर ड्रिप क्यों लगी हुई है। वो बोलती हुई जब इनके पास आई तो इनकी नज़र बेसाख्ता जानिया के हाथ पर ठहर सी गई, जिस पर अभी भी ड्रिप की नीडल्स लगी हुई थी। भी अम्मा, वो एक्चुअली जानिया की तबीयत रात को अचानक ख़राब हो गई थी, तो अंकल इसे अस्पताल लेकर गए थे। वो इसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला। जानिया के चेहरे के तासरात, जो एक पल में परेशानी में बदल गए थे, वो एकदम से ढीले हुए, क्योंकि इसे लगा कि हमजान भी अम्मा को सब बता देगा। अगर वो भी अम्मा को सब बता देता तो क्या भी अम्मा इससे पहले की तरह प्यार मोहब्बत करती? नहीं, कभी नहीं। इसके दिल के एक कोने से आवाज़ आई थी, लेकिन वो इसका पर्दा रख गया था, जिस पर इसने मशकूर निगाहों से इसकी जानिब देखा। खैरियत? कैसे हो गई तबीयत ख़राब? कितनी बार मना किया है इसे ऐसी ऊट पटांग चीज़ें मत खाया करे। ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई होगी। वो इसे टपटते हुए बोली, जबकि इसने अपनी निगाहें शर्मिंदगी से झुका ली थीं, जबकि हमजान इसकी हर हरकत को बागौर नोट कर रहा था और इसे इसका यूं सर झुकाना शायद जैसे पसंद ना आया हो। भी अम्मा, आप परेशान ना हो अब, और वैसे भी मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो जानिया की अंदरूनी हालत से बखूबी वाकिफ था, जिस पर वो बात बदलते हुए बोला, गुड न्यूज़ मतलब? जिस पर उन्होंने नासमझी से इसे देखते हुए पूछा। भी अम्मा, आप पर दादी बनने वाली हैं। इसने चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सच्चाई बताया। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हमजान, क्या वाकई में यही बात है? वो इसकी बात पर खुश होती हैरानगी और बेयकीनी से पूछ रही थी, जबकि जानिया ने भी इसकी बात पर इसे हैरानगी से देखा कि वो भी अम्मा को क्या बता रहा था। जी भी अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, और इसी वजह से तो जानिया रात को अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि इसे कमज़ोरी हो गई है, जिसकी वजह से इसे एक या दो और एनर्जी ड्रिप्स लगेंगी। वो असल बात छुपाते हुए बोला। जानिया बेटा, अब तुम रेस्ट करो ताकि तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार आए। हमजान, इसे कमरे में लेकर जाओ, मैं मुलाजमा के हाथों तुम दोनों के लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए हमारे बड़े भैया, बाबा बन गए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ। वह जानिया को रूम में लेकर जाने ही वाला था जब फिराजम की शरारती आवाज़ इसे सुनाई दी थी। शहराम और बाबा भी स्टडी रूम से बाहर निकलकर लाउंज में आ गए थे। बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान भाई, मुझे इतनी जल्दी चाचू बनाने के लिए, वो शरारत से बोला, जबकि इसकी बात पर खिलखिलाकर सब हंस दिए। गुड़िया, अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। शहराम ने भी आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखकर प्यारी सी इसे दुआ दी और फिर वो रमज़ान के गले मिला था, जबकि मेहरान हमदानी के चेहरे पर भी इस खुशी को बखूबी महसूस किया जा सकता था। उन्होंने भी जानिया के सर पर हाथ रखकर इन्हें ढेरों ढेर दुआओं से नवाजा था। सबकी निगाहों का जाविया खुद पर जमे देखकर जानिया को इस कदर खुफ्त और शर्म महसूस हो रही थी कि अपनी खुद तो शर्म के मारे इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वह सर उठाकर इनके चेहरों पर छलकती खुशी के अंसर को देख सके, जबकि हमजान इसकी बिगड़ती तबीयत के बायस सबसे मुआसरत करते हुए इसे वहां से रूम में लेकर आ गया था। हमजान, तुम बाहर क्या कह रहे थे? वो जब अपने कमरे में आ गए तो इसने तनहाई मिलते ही इससे सवाल किया था। स्वीट हार्ट, जो सच था वही बताकर नीचे आया हूँ। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला। तो तुमने मुझे अस्पताल में ये बात क्यों नहीं बताई? इसके मुताबिक वो इस इतनी बड़ी खुशी की खबर को इसे अस्पताल में भी तो बता सकता था ना। पर इसने इसे नहीं बताया, जिस पर इसने इससे निरूठेपन से पूछा। वो इसलिए स्वीट हार्ट। वो इसकी कमर के पीछे हाथ रखकर और इसके ड्रिप्स वाले हाथ को एहतियात से थामकर इसे अपने शाने पर रखते हुए इसने बेख्तियार इसकी कमर को थामकर इसे अपनी जानिब खींचा था। रमज़ान, ये
तुम। जानिया इसकी इतनी नज़दीकी पर बेसाख्ता बौखलाई थी, जबकि इसने इसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए यकदम से इसकी सांसों को खुद की सांसों में मकीद कर लिया था। इसके अंदाज में शिद्दत थी। जानिया की जान इसकी इस कदर शिद्दत से हवा हो रही थी, पर इसके बावजूद वो इसकी जुनूनियत और शिद्दत भरे अंदाज को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, और ना ही आज वो इसे रोकना चाहती थी। इसने अपनी तमाम तर मज़ाहमत तर्क करके इसके अपने इर्द गिर्द जा बजा बिखरते पुरहिद्दत लम्स को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जानती जो थी इसने इसका किस कदर दिल दुखाया था, और अब वो खुद भी चुपचाप इसे महसूस करने में मगन हो गई थी। अपनी गुर्बत के यही दिलफरेब रंग मैं तुम्हारे चेहरे पर इस वक्त देखना चाहता था, और इस खुशखबरी को सुनकर तुम्हारे चेहरे पर जो अनोखे दिलफरेब रंग खिलने थे, मैंने इन अनोखे दिलफरेब रंगों को अपने पुरहिद्दत लम्स की शिद्दत से चुनना जो था, अपने पुरहिद्दत लम्स को और भी इन रंगों पर गहरा करना चाहता था। और वहाँ अस्पताल में ना मौका था और ना ही वो जगह इस बात की मुझे इजाज़त देती थी कि मैं अपने मुज़ोर जज्बात को तुम पर अया कर पाऊँ। तो इसलिए खैर छोड़ो तुम इस बात को, ये खाता तो क्लियर हो गया तुम्हारी तरफ से। अब ज़रा जो पुराना खाता रहता है अभी तुम्हारी तरफ से, जिसका हिसाब किताब मेरा तुमसे लेना अभी बाकी है स्वीट हार्ट, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसने इसके चेहरे पर अपनी बेबाक निगाह दौड़ाई थी, जबकि जानिया ने इसकी एक्सरे करती नज़रों से घबराकर अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। आंखें खोलो अपनी, यकदम से इसने सर्द लहजे में कहा। हाँ हमजान। जबकि जानिया इसके सर्द लहजे से हैरान हुई और इसकी ज़बान लड़खड़ा सी गई। है हमजान, मुझे दर्द हो। इससे पहले वो अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकालती, इसने एक बार फिर से इसकी आती जाती सांसों पर हमला किया और इसके लंबे हल्के ब्राउन बालों में अपनी उंगलियों को सख्ती से फंसाकर धकेल कर इसे कबड़ के साथ लगाया था, जबकि जानिया इसके बदले में इसकी इस मुंजोर शिद्दत पर सिसक कर रह गई और इसकी आंखों से आंसू उमड़ आए, जिनको वह नज़रअंदाज करता इसके कान के करीब झुका और इसके कान की लोक अपने दांतों में जमाकर इतनी जोर से लाबाइट की कि जानिया की बेसख्ता सिसकी निकली थी। अब इसकी जानलेवा कुर्बत इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इसने मज़ाहमत करना चाही थी, जिस पर एक बार फिर से इसने अपना वही अमल दोहराया था। हमजान, वो तो बदले पर उतर आया था, इसलिए बेबसी से मदद के लिए फिर इसने इसी को ही पुकारा था। स्वीट हार्ट, हमजान किसी के दिए धोखे को कभी नहीं भूलता, खासकर उस धोखे को जो कि इसके दिल के करीब तरीन शख्स ने इसे दिया हो। इसने ये अल्फाज इसकी कान की लो पर अपना नरम गर्म लम्स छोड़ते सर्द लहजे में अदा किए थे। शायद ऐसा करके इसने अपनी गुज़िश्ता कार्रवाई पर मरहम रखा हो, जो इसके जानलेवा लम्स की शिद्दत से लाल अंगारा हो गया था। हाँ मज़ाक, मुझे मुआफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं जानती हूँ मुझे अपिया की बातों में नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो इसकी गुज़िश्ता की गई कार्रवाइयों से घबराकर भीगे लहजे में बोली। कभी कहाँ इसने इसे यूं अपने पुरहिद्दत लम्स की शिद्दत से हल्कान किया था जैसे कि अब कर रहा था, और इसने तो हमेशा गुस्से में भी इसे नरमी से फूलों की तरह चुना था, और अब कैसे वो इसके सामने खून चूसने वाला वैम्पायर बना खड़ा था, जो इसके खून की बूंद बूंद तक को जिस्म से निकाल कर फेंकने के लिए जैसे बेताब सा हो। मुआफ़ी वहाँ मिलती है जहाँ गलतियों ने कभी कोई गलती से भी कभी कोई कोताही ना की हो, जबकि तुमने ना सिर्फ बार बार गलतियाँ की हैं बल्कि इनको दोहराने में हमेशा 4 कदम आगे रही हो। वो इसकी गाल पर अपनी उंगली के पूर से सतर खींचता हुआ बोला। हमजान, मैं मानती हूँ गलती मेरी है। वो इसकी सर्द आंखों में देखती हुई बोली। माय स्वीट हार्ट, गलती तुम्हारी नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया, बल्कि गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें मौका दिया, और अब से हमेशा हमजान हमदानी तुम्हें तुम्हारी औकात में ही रखेगा, वही सलूक करेगा जिसकी तुम असल हकदार हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे तुमसे बेजाह लाड प्यार ने तुम्हें बुरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है, जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाने की जुर्रत की। मेरा ये हतक अमेज़ रवैया तुम्हें हर बार इस बात का एहसास दिलाएगा कि आइंदा किसी की बातों में आकर मुझे धोखा देने से पहले भी तुम 1000 बार सोचो। वो सर्द लहजे में कहते हुए इसकी रूह की हड्डी में सनसनाहट पैदा करते इससे दूर हुआ था। मुझे बस एक मौका दे दो हमजान, मैं आइंदा ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। वो इससे दूर होने लगा तो इसने बेसाख्ता इसका चेहरा थाम कर भराए हुए लहजे में बामुश्किल कहा, जबकि वो बिना कुछ कहे अपने चेहरे से इसके हाथों को परे करते मुड़ गया, और अभी बामुश्किल 3-4 कदम ही चला होगा जब पीछे से इसकी आवाज़ आई थी।
अच्छा था ना, मर रही थी वहाँ अकेले अस्पताल में, तो क्यों आए हो वहाँ? अगर इतनी ही नफरत करने लग गए हो तुम मुझसे, तो क्यों अस्पताल में मेरे पास आए? क्यों मुझे कहा कि तुम मेरे साथ हो? अल्लाह करे हर मज़ाक में मेरी फिर से वही हालत हो जाए और मैं मर जाऊँ। इसका अजनबी लहजा इसकी बर्दाश्त से बाहर था। कैसे वो थोड़ी देर पहले इसे इतने प्यारा मोहब्बत से बात कर रहा था और अब कैसे वो इससे प्यार नहीं करेगा, इसे इसकी औकात में रखेगा। वो ये कहते चेहरे पर हाथ रखती फूट फूट कर रो दी थी। अगर तुम समझती हो कि अपनी तबीयत को ख़राब करके तुम मुझे मना लोगी, मेरे लहजे में तुम्हारे लिए नरमी आ जाएगी, तो ये बस तुम्हारी खाम ख्याली है स्वीट हार्ट। और ख़बरदार, जो तुमने अपनी तबीयत ख़राब करने का मज़ीद सोचा भी। जितनी अपनी हालत ख़राब कर ली है उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। अगर अब तुम्हें तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ, तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक करूँगा। और ये बात तुम अच्छे से जानती हो, मैं अपने कहे का कितना पाबंद हूँ। जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। चलो उठो यहाँ से अब, शाबाश, और रेस्ट करो। इसने इसका लापरवाही से हाथ पकड़कर इसे उठाना चाहा, जबकि इसका खुद के लिए लापरवाह अंदाज देखकर इसने गुस्से से इसके हाथ से अपने हाथ को निकाल कर नफ़ी में सर हिलाया, गोया जैसे इसकी बात मानने से इनकार किया हो। अच्छा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। इसके हाथ खींच लेने पर वो इसे कड़े तेवरों से इसको देखते हुए बोला और कुछ भी कहने सुनने से पहले इसे अपने बाजू में भरे बेड तक लाकर नरमी से इसे बेड पर लेटाया था और फिर इसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़कर इसके पास आया। स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे अलावा अभी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए परहेजी खाना बनकर आता है, तो इसे खाने के बाद तुम अपनी मेडिसिन लेकर अच्छे से रेस्ट कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात को तुम फिर मेरी वजह से खुद को रेस्टलेस फील करो। वो आंख दबाकर मैंने खेसी से बोला। मुआफ़ी मिल सकती है क्या मुझे? जबकि वो इसकी बाकी बातों को नज़रअंदाज करती हुई इसका हाथ थाम कर पूछ रही थी। इसके अलावा और कुछ? वो इसके मासूम चेहरे पर से नज़रें हटाते हुए बोला। जानता जो था अगर एक बार वो इसके चेहरे की मासूमियत को देख लेगा तो फिर से ढह जाएगा, जबकि वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। वो इसे पूरा पूरा एहसास दिलाना चाहता था कि इसकी वजह से वो कितना हर्ट हुआ है, ताकि आइंदा वो इसके यूं इतने खिलाफ जाने की जुर्रत कभी ना कर सके। नहीं, बस फ़िलहाल तुम चाहिए हो, अगर मुझे मयस्सर हो जाओ तो। वो इसके हाथ पर दबाव डालती एक हाथ से इसका चेहरा अपनी तरफ करती मध्यम दिलकश लहजे में बोली। हमज़ान का दिल इसकी इस अदा पर जानिसार हुआ था। दिल क्या कि इसकी सारी नाराज़गी को भाड़ में झोंककर वह इसके इन प्यारे मोतियों जैसे अल्फाज को प्यार से चुन ले, मगर वह इतनी जल्दी इसके आगे पिघल कर इसे और शय नहीं देना चाहता था, इसलिए खुद पर पहरे बिठाए वो साइड लैंप ऑन करते और कमरे की बाकी की लाइट्स बुझाते हुए वहां से चला गया था। जबकि पीछे से इसने शिद्दत से महसूस किया था कि वो जब भी इससे दूर होता था वो इसकी पेशानी पर अपना आखिरी लम्स छोड़कर जाता था, और अब की बार कैसे वो इस बात ने इसे अंदर ही अंदर बेहद तकलीफ पहुंचाई थी। वो एक बार फिर से बेआवाज़ रोने लगी थी। तकिया इसके बेआवाज़ आंसुओं की आमेजिश से भीग रहा था। दिल नशीम को जैसे ही जानिया की बीमारी का पता चला, वो दीवानों की तरह दौड़ती हुई इससे मिलने आ पहुंची थी। वो जो रोते हुए दुआओं के ज़रिए असर गुनूदगी की कैफियत में थी। इसके कमरे में आते ही इसकी आवाज़ सुनकर इसने अपनी आंखें हैरानगी से खोल ली और इसे अपने सामने देखकर खुशी से मुस्कुराई थी। दिल नशीम, ये तुम ही हो ना? तुम यहाँ? वह अभी तक गुनूदगी के ज़रिए असर ही थी, इसलिए हैरानगी से इसे पहचानने की कोशिश करते हुए पूछ रही थी। हाँ, मैं दिल नशीम ही हूँ। कैसी हो यारा? और ये कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम, यूं जैसे सदियों की बीमार लग रही हो। मैं अब ठीक हूँ दिल नशीम। किसके साथ आई हो, या फिर अकेले ही आई हो? इसने इसको हैरान के आँखों से देखते पूछा। वो मैंने जानना चाहा कि तुम इतने दिनों से यूनी से क्यों गायब हो, तो कॉल करने पर पता चला कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तो हरमज़ान भाई के पास है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम बीमार हो, इसलिए यूनी नहीं आ रही हो। तो फिर क्या, मैं भी यूनी से ऑफ करके अपनी दोस्त की खैरियत पूछने के लिए यहाँ चली आई। वो इसके चेहरे के तासुरात से बाकायदा हिस्से उठाते हुए बोली। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मेरा वक्त कुछ अच्छा गुजर जाएगा। वह मुस्कुराते हुए बोली। इसके आने से वाकई में ही इसका दिल बहल सा गया था, लेकिन इसके बावजूद इसका ध्यान बार बार भटक कर इसी सितमगर की जानिब ही जा रहा था। तुम्हें पता है तुम खाला बनने वाली हो? इसने शर्माते हुए बताया। ओह रियली? वाह यार, मुबारक हो यारा। इसने बेसाख्ता झुककर इसके गाल पर बोसा दिया था, जिस पर वो झेन सी गई और खफके से इसकी जानिब देखा था। क्या है, कितनी बार कहा है मेरे गाल पर यूं किस मत किया करो, वो मुंह बनाते बोली। वो इसकी इस आदत से तंग आई हुई थी, इसीलिए इसने इसे टोकना जरूरी समझा। ओह अच्छा, हैं हरमज़ान भाई तुम्हारे गाल पर ही नहीं, बल्कि वो तो
اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے بغور ہی سے اٹھاتے اپنے بے ساختہ امڈنے والے جاندار کہکہ کو کمرے کی خاموش فضا میں بکھیرتے میں نے خیزی سے کہا، شٹ اپ، میں تم دونوں سے ہی عاجز آ چکی ہوں، تم دونوں ہی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ ایک بار پھر اس ستمگر کے نام پر زور و شور سے رونے لگی تھی، جبکہ دلنشین بوکھلا سی گئی اس کے اس طرح اچانک سے رونے پر۔ ہے جانیہ یارا، جسٹ تمہارے ساتھ تھوڑا فن کر رہی تھی، اگر تمہیں نہیں پسند دوبارہ ایسے کبھی نہیں کروں گی، پلیز اسٹاپ کرائنگ یار، رونا بند کرو۔ اس نے اس کے آنسو پہنچے جس پر وہ اس کے بے ساختہ گلے سے لگ کر مزید روانی سے رونے لگ گئی تھی۔ جانیہ آنکھیں کھولو یارا، میں تو وہ اس کے یکدم سے بے ہوش ہونے پر بوکھلا سی گئی اور فوراً باہر بھاگی تھی اور اسی افراتفری میں کسی سے ٹکرائی تھی۔ دلنشین تم یہاں؟ جبکہ شہرام اس کی مینشن میں موجودگی کو پا کر حیرت سے بولا۔ وہ جانیہ بوکھلاہٹ کے مارے اس کے منہ سے کچھ ادا ہی نہیں ہو پایا، جبکہ وہ جانیہ کے نام پر شہرام فوراً الرٹ ہوتے ہوئے رمضان کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ ڈاکٹر جانیہ کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے کسی بھی ٹینشن دینے کی بار بار ہدایت کرتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ دلنشین اس کے حواس میں لوٹنے کے بعد اس سے کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر مہران ہمدانی کے کہنے پر شہرام اسے اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی لان میں ٹہلتا رہا تھا۔ جب اس نے لان کے پار پورچ میں کھڑی شہرام کی کار میں دلنشین کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی ان لایعنی خیالات پر سر جھٹکتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ وہ جب روم میں آیا تو وہ اس کو دیکھتے بلینکٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ جانیہ، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، بات کرنی ہے مجھے تم سے، چلو اٹھو، پہلے ذرا میری بات سن لو، اس کے بعد پھر جتنی دیر چاہے مرضی سوتی رہنا۔ جبکہ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے پاس بیڈ پر اپنی جگہ بناتے ہوئے کھینچ کر اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تھا اور اس کی آنکھوں کا گرم سیاہ پانی دیکھ کر وہ یکدم جیسے بے قرار سا ہو اٹھا تھا۔ تم روئی تھی؟ اس کی آنکھوں کے سرخ ہو رہے لال انگارہ پتلیوں کو چھو کر اس نے سرد لہجے میں سختی سے پوچھا تھا۔ رمضان، میں اس کی آواز بڑھا گئی، اس سے بولنا مشکل ہو گیا یہ سوچتے کہ وہ کتنا روڈ ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ کیا میں لگا رکھی ہے تم نے؟ جو پوچھا ہے صرف وہی بتاؤ، کیا تم روئی تھی؟ ہاں یا نہ میں جواب دو، وہ چلایا تھا، جبکہ جانیہ نے اسے سہم کر ایک یکدم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیسا شخص تھا وہ؟ مار مار کر ادموا بھی کر رہا تھا اور پھر سکون سے مرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ آنکھیں کھولو اپنی، آئی سیڈ اوپن یور آئیز، وہ اس کے بازوؤں سے کھینچ کر اپنے پاس کرتے پوچھ رہا تھا، جس پر جانیہ بے اختیار اس کے گلے لگی تھی۔ کہاں وہ اس سے نرمی سے بات کرتا تھا اور اب کہاں اسے اپنے غصے سے ہی راغ کر دینے کے در پہ ہو رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو تمہارا یہ رویہ نہیں ہو پا رہا مجھ سے برداشت؟ میں کیا کروں؟ نہیں کر پا رہی؟ ایسا کیا کروں کہ تمہارا مجھ پر غصہ کم ہو جائے؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں سے بے ربط جملے بول گئی تھی۔ اس کی سانسیں پھول گئی تھی، اسے ایک بار پھر سے سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھتے ہوئے رمضان کو اپنے ہتک امیز رویے کی شدت کا احساس ہوا تھا کہ وہ اس کو لے کر کتنا زیادہ سختی ہو گیا تھا۔ ہے سویٹ ہارٹ یار، اوپن یور آئیز، اس نے پل میں جھکتے اس کی اکھڑ رہی سانسوں کو مصنوعی سانس دی تھی اور اس سے دور ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ معاف کیا تمہاری ہر ایک غلطی کو، مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی سچ میں ہی حد سے زیادہ نازک مزاج ہے۔ کیا تمہیں خود پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم میری ناراضگی کو ختم نہیں کر سکتی؟ میں تم سے اب بھی ناراض ہوں، جس پر جانیہ کی جان ہوا ہوئی اور اس نے گہرا سانس بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مناؤ، میری ناراضگی کو ختم کرو، کیسے کرنا ہے یہ سب تمہیں پتا ہے، اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو کہ نہیں؟ وہ اب بھی اس سے معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، شرط رکھ رہا تھا اس کے سامنے۔ میں منا لوں گی تمہیں رمضان، اور مجھے تمہاری اس بات پر یقین ہے، اب میں نہ دیکھوں تمہیں یوں بیمار ہوتے ہوئے۔ میری ناراضگی کو اگر کم کرنا چاہتی ہو تو خود کو جلد از جلد اس بیماری سے آزاد کرواؤ، مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تمہاری یہ حالت، اب ختم کرو اس ڈرامے کو۔ اسے اس کی بات پر ہنسی آئی۔ میں تمہیں منا لوں گی رمضان، وہ اس کی طرف پر یقین انداز میں دیکھتی ہوئی بولی۔ دیٹس گریٹ، تم اب ریسٹ کرو، تم نے اب رونا نہیں ہے اور نہ ہی کسی بات کی کوئی ٹینشن لینی ہے اب۔ یار ڈاکٹر نے وارن کیا ہے، اگر تم ٹھیک نہیں ہوگی تو اس طرح ہمارے بیبی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اب ہمارے بیبی اور بیبی کے بابا کے لیے تم اب صرف اور صرف ریسٹ ہی کرو گی۔ اب کی بار وہ اس کی پیشانی پر پیار کر کے اٹھا تھا، جس پر جانیہ مسرور سی ہو اٹھی اور اس کے جانے کے بعد چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو بند کر لیا تھا۔ آج 5 دن گزرنے کو آئے تھے، وہ یوں ہی اسی فلیٹ میں بھوکی پیاسی بند بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد ٹوٹی بکھری چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے غصے کے چلتے کمرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا
और अब थक हार कर वो दीवार की पुष्ट से टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। इस वक्त वो महज कोई नीम पागल सी लड़की लग रही थी। जो भी इसे देखता खौफ खाकर इससे दूर हो जाता। इसे अब यकीन हो चला था जिसको वो आज तक ठुकराती आई थी, इसे किसी अछूत शय की तरह उसे दूर झटकती आई थी। असल में तो सिर्फ वही इसका असल था, वही है जो इसे संभाल सकने और खुद में समेट लेने की सलाहियत रखता है। वो कब तक अपनी सोचों में यूं ही गलता रहती जब इसे अपने करीब आते किसी की कदमों की आहट का एहसास हुआ और इसने सर उठाकर इस खुशफहमी में अब्दार का नाम लिया था, क्योंकि इसका कदोकामत भी अब्दार के हूबहू ही लग रहा था। अब्दार जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।